और उपस्थित सभी मित्रों। वॉल्यूम ठीक है। आज बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर के आप सबके साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आप अपनी जिंदगी में एक काम हासिल करने के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और उसके बाद जहां आप पहुंचे हैं ये कोई सरल और सहज बात परिश्रम के कार्य किया और उस परिश्रम में आप सफल हुए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होता है कि मैं ये करूं, मैं ये बनूं। और आज की इसमें अगर हम देखें तो बचपन से ही ये सारी बातों को लेकर के बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है तुमको क्या। और मेरा तो मानना यह है कि बचपन में इतना ज्यादा नहीं डालना चाहिए। एक स्टेज एक एज आने के पश्चात कहां बच्चा जा सकता है, कहां वो परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए प्लान करने की जरूरत रहती है। और ऐसे में हमने इस बात को भी देखा कि हम कई बार घरों में जाते हैं, लोगों के मिलते हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में अफसर बनना है। स्वाभाविक रूप से सहज यही जवाब होते हैं हमको। और स्वाभाविक रूप से सब लोगों को यही लगता है कि अगर हमारा बच्चा, पेरेंट्स को यही लगता है कि हमारा बच्चा अफसर बने और अफसर में भी बड़ा अफसर बने तो परिवार के लिए एक बहुत वो एक सुखद क्षण भी होता है। और अपने बच्चे के कैरियर के लिए हर पेरेंट्स की भावना भी इस प्रकार से होनी भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, यानी कि बच्चे का उज्जवल भविष्य हो। और इसलिए कई बार हम लोग जरा देखते हैं कि उन चीजों को हर बच्चे को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए आज की तारीख में प्रयत्न प्रयास हो रहा है कि उसमें जो टैलेंट है, जो नेचुरल टैलेंट उसमें है, जिस फील्ड में वो जाकर के और ज्यादा बेहतर कर सकता है, कई बार उसको भी हम आबूद कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि ये होना चाहिए। तो उस भाव से हट करके मुझे लगता है कि आज की इस तारीख में ये करने की जरूरत है। मैं अभी पीछे एक हमारी न्यूज़पेपर है, लीडिंग न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया जिन बच्चों ने मैट्रिक और 10th में +2 में जो है अच्छे नंबर लिए और किसी अच्छी जगह वो रैंकिंग के साथ वो आए। तो पूरी स्टेट भर से लगभग 300 बच्चे थे और उन 300 बच्चों मैं हर बच्चे को जब वो दे रहा था, सम्मान दे रहा था, तो मैं हर बच्चे को पूछता भी था कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी में बच्चों का कहना यही था कि जो अच्छे, जिसमें कैरियर के बारे में बहुत अच्छा ये किया जाता है, माना जाता है, जैसे मैं IAS पढ़ना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मोटे तौर पर बहुत ज्यादा। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये कार्यक्रम एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो है वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उन 300 बच्चों में से मात्र 4 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हमें टीचर बनना है।
जिनके टीचर का मतलब कि भाई उस इसमें जाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, ये बनना है, उस तरह से। तो एक समाज में एक धारणा से इस प्रकार से बन गई आज की तारीख में। अगर हम उस बात को देखूं कि बच्चा बस इसी लाइन में जाना चाहिए और बिल्कुल 10वीं के बच्चे के दिमाग में तो वो चीज ठूस ठूस करके समझना, मतलब वो डाल दी गई है, तेरे को यही बनना है, तेरे को यही बनना है, तेरे को यही बनना है। और इस बात को हम अपने घर परिवार में भी देखते हैं, इसलिए किसी को दोष नहीं देना, लेकिन ये सहज रूप से आपको डेवलप किस दिशा में होना है, वो मुझे लगता है कि एक सारी चीजों को एक प्रॉपर असेसमेंट होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा था कि भाई किसी ने ऐसा भी कोई है कि जिसने नहीं सोचा था कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ पहुंच गए। क्योंकि जिंदगी में कई बार इस प्रकार की परिस्थिति आती है और एक मोड़ ऐसा जाता है जब आदमी जाना कहीं होता लेकिन कहीं और पहुंच जाता है। आज की तारीख में इस बात को लेकर के ये तो बहुत आवश्यक हो गया कि आदमी जहां भी आगे बढ़ करके काम करना चाहता है, जिस भी फील्ड में काम करना चाहता है, लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लक्ष्य अगर हम निर्धारित करके चलते हैं तो कितना भी कठिन है, जटिल है, मुश्किल है, लेकिन अगर हमारा फोकस है तो उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अब कई तरह की हम बातें देखते हैं, बच्चे को बोलते हैं जी इस बच्चे को हमने ये बनाना था, लेकिन बच्चा उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता, नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन पर वो करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स, उसमें भी नहीं हो पाता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब बोलते हैं अब ना ये जो हम चाह रहे थे वो तो बन नहीं पाया, अब आप लोग इसका मार्गदर्शन करिए, अपनी लाइन में ले जाइए। अपनी लाइन में ले जाने का मतलब है कि जो कहीं फिट नहीं हुआ तो उसको नेता बनाने की बात होती है। और ये सच्चाई भी है, धारणा मूल रूप से इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो अपने कामकाज में, व्यवसाय में फिट नहीं हो पाया, वो किसी प्रोफेशनल काम में आगे नहीं बढ़ पाया जो पेरेंट्स चाहते थे, तो उसके बाद फिर हमको बोल देता है कि भाई साहब इसको कोई जिम्मेवारी दे दो, उसको कुछ काम काज दे दो आप संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो तय आपके साथ जो है वो उस तरह से ये कर सके। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ आने की प्रायोरिटी लास्ट है। मतलब नेता बनने की एक अलग वो परिस्थिति होती है, लेकिन जो कैरियर को दूसरे ढंग से सोचते हैं, प्रोफेशनल इसके हिसाब से सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो इस लाइन में, हमारी लाइन में जो है वो उसको प्रायोरिटी नहीं मानते, पर ना मानना भी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में देखा हमने कि भाई बहुत सारे लोग आए हमारे साथ, अभी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग आए। अभी हमने केंद्र में मंत्रिमंडल में अगर विस्तार देखा तो उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, कुछ लोगों ने सर्विस छोड़ करके रिटायरमेंट ली और उसके बाद वो मंत्री बन गए। आप लोगों के लिए तो ये भी गुंजाइश रहती है, हमारे लिए गुंजाइश बहुत नहीं होती। सारी जिंदगी भर आप लोग सर्विस करते हैं और उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद बोलते हैं टिकट दे दो। और टिकट मांगने का अधिकार है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और कुछ लोग जीत जाते हैं, बहुत सारे लोग जीतते हैं, जीतने के बाद वो नेता बन जाते हैं। तो अब हमारे पास, इसलिए हमारे प्रकाशन में दखल मत करिए, हम बोलते तो ये एक स्थिति है जो भी हमारे साथ है। लेकिन सही मायने में समाज की सेवा करने का एक जज्बा, एक जुनून, वो मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति में होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब वो एक ऑफिसर होने के नाते आप लोग काम करते हैं। और आप लोग जब काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कठिन परिस्थिति होती है,
अपेक्षाएं आप लोगों से ही होती हैं। हम लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कहने के बाद आप लोगों से उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम उम्मीद जो करते हैं वो अधिकारियों से करते हैं। और कई बार इस बात को लेकर के थोड़ी सी निराशा जरूर हो जाती है, जिसको मैं कई बार बोलता हूँ। हमारी बैठकें होती हैं अधिकारियों के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ होती हैं, हमारी डिप्टी कमिश्नर, एसपी और ऐसे ऑफिसर्स के साथ जो मीटिंग्स होती हैं। कई बार आदमी ऐसा हो जाता है, यार हमने जो बनना तो बन गया, हम IAS बनना तो हम IAS बन गया, IPS बनना तो IPS बन गया, HS बनना तो अब जो है वो बहुत ज्यादा जोश जुनून से काम करने की जरूरत है। यानी कि सहज रूप से कि हमारी जो तनख्वाह है वो तो बढ़नी, ज्यादा काम करने से बढ़ेगी नहीं और नहीं काम करने से वो घटेगी नहीं। वो भाव कहीं आ जाता है कि हम हैं तो हैं और उसके बाद हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम काम करें तो भी, ना करें काम तो भी हमको जो मिलना है वो मिल ही रहे। वो भाव जो है ना बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चिंता कर हमारे हम सब लोगों के लिए होता है। वो चीज नहीं आनी चाहिए। इनके सही बात तो यह है कि जो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी छोटी है, बड़ी है, जहां है, जैसी है, उस जिम्मेवारी में एक लगन के साथ काम करके उस जिम्मेवारी को निभाना। अब आप लोगों के ही दायित्व में परिवर्तन नहीं होता। हम लोग जो ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे भी दायित्व में परिवर्तन होता है। हम ऑर्गेनाइजेशन में एक वक्त में बड़ी जिम्मेवारी पर होते हैं, लेकिन सारी जिंदगी भर तो संभव नहीं है। वो तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जिम्मेवारी बदलने के बाद जिम्मेवारी बदलेगी, मिलेगी तो कई बार मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी, तो उसके बावजूद भी काम करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना होता है। तो वही वहां मुझे लगता है कि अगर आपकी कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, उसमें दायित्व के कारण परिवर्तन नहीं आना, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बहुत जगह हमने इस चीज को देखा, यार मेरा ये नहीं ठीक किया, वो नहीं ठीक किया, ये नहीं हुआ। वो बातों, उन बातों से जो है वो एक रिफ्लेक्शन चला जाता है। अब एक बात मान करके चलिए, देखिए, आप देखिए, हम नेता लोग, हम पब्लिक की नजर में होते हैं और इसलिए हमारे बारे में तो लोग परसेप्शन बनाते ही बनाते हैं, हम चाहे जो मर्जी करें। अब हमारे बारे में बोलते हैं कि यार नहीं, अच्छा आदमी, इसलिए भाग भी है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद कुछ और तरह की बातें भी होती, परसेप्शन तो बनता है, अच्छा बुरा। हमारे किसी मंत्री के बारे में परसेप्शन बनता है, काम तो करता है यार लेकिन बदतमीजी करता है, परसेप्शन बढ़ जाता है। और इसलिए आपको कहूंगा कि ये परसेप्शन अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रह गया, ये अधिकारी के बारे में भी बनता है काम करते करते, क्योंकि आपको भी समाज भी देख रहा है और समाज के साथ साथ में हम सब लोग देख रहे हैं। परसेप्शन ठीक बने, अच्छा बने, ये बहुत लाजमी है, वो जीवन भर काम आता है, वो बहुत महत्व का विषय है। अब हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो देश को चला रहे हैं, देश को चलाते रहे हैं, उनके बारे में परसेप्शन के बारे में, उनके बारे में क्या परसेप्शन नहीं बनता, उनके बारे में भी बनता है। आज हमारा प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का एक परसेप्शन है, स्टीक है, मजबूत हैं, जो बात कहते हैं उस पर वो पूरा फोकस होकर के काम में लगते हैं, और जो एक बात कह दिया उससे फिर मतलब उससे फिर पीछे भी नहीं हटते हैं। एक परसेप्शन है नहीं, तो इसी तरह का परसेप्शन जो है, मैं कह रहा हूँ, जैसे अब दूसरे नेता हैं, अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके बारे में अच्छा ये बोलते थे कि ये बहुत सरल और सहज और
अच्छे वक्ता के नाते, अच्छे इंसान के नाते बहुत सारी इस तरह की उनके बारे में परसेप्शन, और आदमी उनको, विपक्ष का आदमी भी उनको पसंद करता था। ये परसेप्शन की बात मैं जनरल कह रहा हूं कि जो पब्लिक लाइफ में हम और आप लोग होते हैं, कई बार हमारे नेताओं के बारे में धारणा बनती है ये नेता है तो अच्छा, लेकिन ऐसा है कि इसके एक दो मामले ये सारा गड़बड़ है, अभी धारणा बन जाती है आदमी के बारे में। वो आदमी कितनी भी मेहनत करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसके बारे में परसेप्शन बन गया तो वो बन गया। इसलिए मेरा आप सबसे एक तो ये है कि ऑफिसर के नाते अच्छा आपका परसेप्शन बने, काम करने वाला जो काम बताए। काम सभी होते नहीं है एक तरह में, हम आपको बोलेंगे 20 काम के लिए ये करो ये करो ये करो, और फिर पूछेंगे आप, तो मुझे मालूम है कि नहीं जो मैं हम बता रहे हैं आपको सभी काम होंगे भी संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास किया हमने। और उसमें जो व्यावहारिक पक्ष है, जो दिक्कत आ रही, कठिनाई आ रही, उससे आप जो हमको अप्राइज कराएंगे, सर आपने बताया था ये बताया था, लेकिन उसमें ये करने में ये करना है, समझ में आती बात। इससे ज्यादा फिर दूसरा आदमी नहीं बोल सकता है, उससे ज्यादा फिर नेता नहीं कहेगा आपको कि भी आपको करना ही है। जब व्यवहारिक रूप से रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो करना संभव नहीं है, अगर आप उसमें सारा प्रयास करने के बाद समझ करके सारा उसका जवाब देते हैं तो मुझे तो वो पर्याप्त है, नेता को समझ में आती है। तो इसलिए मुझे आप सबके बीच में जो कहना है कि एक तो हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, कुछ एक फील्ड्स पे हमको फोकस होकर के काम करना। तो फील्ड का मतलब ये कि कुछ चीजें जानी जाती हैं किसी आदमी के साथ। ये यहां पर हमारे एसडीएम रहे, इनके कार्यकाल में एक काम ये हुआ जो आने वाले समय के लिए कई वक्त तक तो है, लंबे समय तक याद रहता है, स्मरण रहता है। कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई डिप्टी कमिश्नर रहता है, थोड़े वक्त के बाद वो जब वो चले भी जाते हैं, उसके बाद भी लोग उसके किसी इनिशिएटिव को याद रखते हैं। कोई अगर बेहतर उसने इनिशिएटिव लिया उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि नहीं उनके जमाने में वो जब वो थे तब ये काम था। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा इनोवेटिव होना और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करना, नए इनिशिएटिव लेना, ये बहुत लाजमी है। रूटीन की चीजें वो चल रही है, ठीक है, योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, उनको स्टडी करना और उस पर बेहतर क्या किया जा सकता है उसके लिए काम करना, वो तो एक बात है ही है। लेकिन कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव जो है जो आपके व्यक्तिगत इसके साथ जो है वो जुड़े कि भाई ये काम उस अधिकारी के वक्त में हुआ था, उनने इस काम को किया था, जिसको लोग याद रखें। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत जगह कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आज भी उन लोग को याद करते हैं। तो एक तो मुझे लगता है इन चीजों पर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हम समाज के गरीब आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से प्रभावी ढंग से ये कर सके, पहुंचा सके। उसके लिए महत्वपूर्ण यही है कि जब आप लोग जिस दायित्व पर होंगे, आने वाले समय में आपकी पोस्टिंग्स होंगी, एसडीएम लगेंगे, बीडीओ लगेंगे, तहसीलदार लगेंगे, जो भी जिस प्रकार की आपकी पोस्टिंग्स आने वाले समय में होगी, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ करके फिर प्रमोशन होंगी। एक वक्त में आप डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे, एक वक्त में आप जाकर के डायरेक्टरेट में आएंगे, डायरेक्टरेट के आने के बाद फिर आप सचिवालय में आएंगे, सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। तो उस सारी इसमें जो है हमारी हमेशा एक चीज रहनी चाहिए कि कोशिश रहनी चाहिए कि जो काम दिया गया है उसको हम समय पर करें, फोकस होकर के करें। ये इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, जिसके लिए आप सब लोगों को जो ये जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और उसमें जो काम हमको करना है वो करना है और ईमानदारी के साथ करना है। और मैं समझता हूं कि आप लोग उस सारी चीज के लिए
आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली। आपको उस बात के लिए आपके पेरेंट्स भी स्वाभाविक रूप से गर्व से कहने का उनको एक आपने अवसर दिया कि हमारा बेटा जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज में काम करते हैं और किसी प्रवाह में आकर के अपने काम को प्रभावित नहीं होने देना, ये बहुत आवश्यक है। अब हम लोग जो है वो नेताओं की आदत होती है, कई बार चीजों को पूरा नहीं समझते हैं, लेकिन हम तो बोल देते हैं कि ये करके करना है, इसको करिए, इसको करके लाइए, और आपके सामने बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। करने के लिए तो कह दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो नियम है, जो कानून है, वो इजाजत नहीं देते हैं। और ऐसी सूरत में आपके सामने बहुत विकट परिस्थिति होती है और हम थोड़े शरारत से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक नेता जो है वो अलग तरह से काम करते हैं, फिर बहुत कठिनाई हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है उस सूरत में। लेकिन फिर उसमें दबाव में आकर के और उस किसी प्रभाव में आकर के हम कोई निर्णय करते हैं, और वो निर्णय कई बार गले की फांस बन जाता है जिंदगी भर के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके इसके लिए। उन चीजों को लेकर के सावधान। हाँ, विश है, गवर्नमेंट की विश है, लेकिन हर विश जो है वो पूरी तो होती नहीं है, और नियम के अनुसार अगर विश है तो उसको पूरा करना वो आपका दायित्व है, उसको करना ही चाहिए। उसमें कोई बाधा डालने की, उसमें अपना कोई एजेंडा ना या दूसरा कोई भी नहीं, इसने बोला तो ये नहीं करना नहीं। कई बार होता है, अब सुन के ये चीजें भी अपने बड़ी देखी है, जो काम डुएबल है, जिनके किया जा सकता है, लेकिन नहीं करना है, घुमा दी, जलेबी बना दी। उसकी जलेबी बनाने का मतलब यह है कि उसको गोल दिया, ऐसे करके कर दिया गोल में, उसमें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। एक लाइन लिख करके ऐसे करने, वापिस फाइल वापिस भेजने में कुछ ज्यादा नहीं लगता है। तो ये चीज हमने बहुत ज्यादा देखी है, बहुत ज्यादा देखी है। जो नियम के मुताबिक हो सकता है, सीधा हो सकता है, जिस आदमी को उस काम से उसका नुकसान जो हो रहा है, उस नुकसान से उसको बचाया जा सकता है, जिस कम्युनिटी के लिए उस काम को आप कर रहे हैं, उस कम्युनिटी को उसका लाभ मिल सकता है और समय पर मिल सकता है। ये रिवाज जो है ना कि नहीं, अफसर तो हमें नेता ने बोल दिया तो बोल दिया, फाइल तो ऑर्डर तो मैंने करना है। कई बार ऐसे नहीं हम देखते कि भैया ऑर्डर तो हमने करने हैं, ऑर्डर आपने ही करने हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर ऑर्डर इन ऑर्डर है तो वो ऑर्डर करने चाहिए। उसमें अधिकारी का एजेंडा क्यों बढ़ना चाहिए? वो क्यों बाधा बढ़ना चाहिए उसका? तो कई बार इस तरह के इश्यूज आते हैं, और ये ऐसे इश्यूज बहुत आते हैं जो बहुत पीड़ा देते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत जगह हमने ऐसा देखा कि जो चीज एक हफ्ते के अंदर हमारे सामने होकर के क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं करने में लगे तो महीनों के महीनों जो है वो घुमा करके रख दिया गया। वो एक जो है पॉजिटिविटी का एक जो है वो काम, देखो एक बार कहीं आदमी के स्वभाव में ये चीज आ गई कि जो चीज नहीं करनी है देख लेते हैं, इसको करेंगे, ऐसे पेंडिंग करेंगे, दाएं बाएं करने का, तो वो स्वभाव डेवलप हो जाता। फिर उस ऑफिसर के बारे में फिर धीरे धीरे धारणा बन जाती है, और वो धारणा का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, वो एक परसेप्शन बन जाता है उसके बारे में। नहीं करता है ठीक काम भी नहीं करता है, अपने हिसाब से करता है, तो वो चीज उस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो उन सारी चीजों को लेकर के आप लोगों की जो ट्रेनिंग है, उसमें सारी चीजों को आप लोगों को समझाते हैं, और बहुत बेहतर ढंग से मुझे लगता है कि आपकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग चल रही है, इसके माध्यम से आप सब लोग बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में काम करने की है, समाज के लिए और इस प्रदेश के लिए। बहुत सारी योजनाएं जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके लाना,
कि हमारी मंशा ये है और उस मंशा के साथ हमको इस योजना को इस तरह से बनाना है। वो काम ज्यादातर अधिकारी करते हैं। और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की ओर से जो विश होती है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारी इच्छा ये है कि इस प्रकार से इस काम को होना चाहिए, इस तरह से कोई नीति बननी चाहिए, इस तरह से कोई योजना बननी चाहिए, इस तरह से कोई हमारा काम होना, मतलब इस तरह से हमारा प्लान होना चाहिए। फिर आगे का रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है उसके बाद उसकी उस कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करना है, जो कानून नियम की परिधि में, और उसको एक नीति बना करके, इसको योजना बना करके, प्लानिंग करके जो है उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो अधिकारियों का होता है। अब जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में हमने छोटे छोटे इनिशिएटिव किए। हमने कहा कि गांव के लोगों का शहर में आकर के अफसरों के दफ्तर में जाना, बार बार जाना और उस काम को बार बार जाकर के जो नहीं होना, उस सारी चीज का समाधान कोई निकालना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरकार और सरकार के साथ अधिकारी गांव में जाकर के समस्या का समाधान करने के लिए वहीं बैठे, वहीं सुने और वहीं मौके पर जो समाधान कर सकते हैं वो करना चाहिए, ताकि उस गरीब आदमी को शहर में आने की आवश्यकता नहीं। तो उस तरह से हमने जनमंच की कल्पना की। क्या हो सकता है इस तरह से? तो कुछ लोगों ने, अधिकारियों ने कहा कि वो हम एक कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम को हम पहले से करते आए हैं, हम क्या क्या करते आए हैं। वो कार्यक्रम तो वो होता है, क्या बोलते थे उसको, जो गांव में प्रशासन जनता के द्वारा, प्रशासन जनता के द्वारा। तो हमने कहा, वो हमने देखा, वर्षों से देखा, वो एक रस्मी जैसा कार्यक्रम होता है। इसको इसमें बांधना चाहिए, समयबद्ध तरीके से उसमें लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद समाधान हो, उसको डेवलप करिए। और उसके साथ साथ में मौके पर समस्या का समाधान हो, उसको करिए। तब जाकर के ये जनमंच की हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोविड के कारण तो सिचुएशन थोड़ी बदली, क्योंकि हम उसको नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें सोशल गैदरिंग पर जब रिस्ट्रिक्शंस थी तो करने में कठिनाई आई। लेकिन जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिस कार्यक्रम के माध्यम से लोग इतना ज्यादा हमसे मांग करते हैं, लोग आकर के हमको दे रहे हैं कि हमारे इलाके में आप जो है वो जनमंच करिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मौके पर समस्या का समाधान, मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी का हैंडीकैप का बनना मौके पर बनेगा, राशन कार्ड मौके पर बनेगा, नकल जती मौके पर मिल जाएगा, और उसके बाद किसी का राशन कार्ड बनना है वो मौके पर बनेगा, किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं लगा मौके पर आदेश हो सकते हैं, किसी का पानी का कनेक्शन नहीं लगा मौके पर आदेश हो सकते हैं। हाँ, डिमांड नहीं, हमने कहा डिमांड नहीं हो सकती, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन जो शिकायत, मतलब जो कंप्लेंट्स की शेप में कुछ चीजें हैं, तो उसका समाधान करना चाहिए। और मैं कहता हूं आज उस जनमंच के कारण जहां जहां भी हमने जनमंच लगाए, हमारे वैचारिक दृष्टि से जो हमारे लोग वो तो आ ही रहे, लेकिन जो हमारे विरोध करने वाले लोग वो भी जनमंच में आकर के वहां पर आगे बैठ करके समाधान करने, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं कि उनको मालूम है कि यहां पर तुरंत समस्या का समाधान होगा। तो नया कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात, कार्यक्रम पहले भी चलता था प्रशासन जनता के द्वारा, लेकिन उसकी वो पर्ची काटना, फिर उसकी कंप्लायंस हमने इसमें डेवलप किया कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कितने दिन के अंदर जो है वो स्टेज 1 पे जो है इसको ये करेंगे, 7 डेज का टाइम दिया, उसके बाद स्टेज 2 का टाइम दिया, स्टेज 3 का टाइम दिया। अगर स्टेज 3 नहीं आती फिर उसके बाद ऊपर आएगी वो शिकायत, रेफर कहाँ होगी, ऑटोमेटिक वो सेक्रेटरी लेवल पर रेफर होगी और मिनिस्टर लेवल तक इसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप किया। तो हमने कॉन्सेप्ट दिया, अधिकारियों ने फिर उस सारी चीज को, उस कॉन्सेप्ट को कवर करके उसका प्लान किया। आज वो हमारी वो योजना बहुत बेहतर ढंग से जो है वो काम कर रही है। यानी कि आपके हमारे जनमंच को दूसरी प्रदेश के, हरियाणा, उत्तराखंड, यहां तक के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने हमसे इस बात की, ये के नाम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनने पूछा कि
ये कार्यक्रम जो आप लोगों ने चुना, क्योंकि वो उन्हें जब स्टडीज करते हैं वो उनके अधिकारी भी, उन्होंने भी इस बात की जानकारी ली कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और उस शेप में कुछ जगह उन्हें इनिशिएटिव लिया कुछ स्टेट ने। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर हमने इस बात को सोचा कि भी क्या ये संभव नहीं है यार, किसी आदमी के पास जनमंच में भी जाने के लिए समय नहीं होता है। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग में क्या पॉसिबल नहीं है हमने घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान हो। तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना की हमने शुरुआत की, सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। 1100 पर फोन करते हैं और उसके बाद लोगों के उसमें काम हो रहे हैं। जो शिकायत छोटी मोटी शिकायत है, डिमांड्स नहीं है पॉसिबल, लेकिन छोटी मोटी जो शिकायतें हैं वही शिकायतें, पानी की, बिजली की, और कहीं रास्ता टूट गया है, नाली टूट गई है, ऐसी चीजों के लिए वहां पर कहीं एम्बुलेंस नहीं आ पाई तो उसके लिए फोन करते हैं। तो इन चीजों का मेरा कहने का मतलब इनिशिएटिव छोटे हैं कि आज से पहले गवर्नमेंट लंबे समय तक रहे, बड़े लंबे, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बेहतरीन रास्ते क्या हो सकते हैं। रूटीन के हम देखते हैं यहाँ सचिवालय में छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर के हमने चीजों को बेहतर करने की कोशिश की। उसी तरह से हमने केंद्र की योजना हमारी आयुष्मान भारत, जिसमें पूरे देश भर में जो है बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें हेल्थ कवर दिया गया है, उसमें 5 लाख रुपए तक हेल्थ कवर दिया है। और जब मैं इस योजना की समीक्षा करने लगा तो हमारे हिमाचल का लगभग 22 लाख पॉपुलेशन का पोर्शन इसमें कंप्लीट हो रहा था, और पॉपुलेशन हमारे स्टेट की हो गई 72 लाख। हमने कहा भाई 22 लाख तो इस आयुष्मान भारत में कवर हुई, जिनको ये हेल्थ कवर मिल रहा है, लेकिन 50 लाख लोग अभी भी वंचित हैं। तो हमने कहा कि इसको कैसे किया जा सकता है, 100% करना है, सबको करना है। जो आयुष्मान भारत में कवर हुए इसी तरह पर बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो स्टेट की योजना बनानी चाहिए। 50 लाख जो बाकी जो बचते हैं उनके लिए भी हमको इस योजना के अंतर्गत ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए जिसको स्टेट करेगा। हमने बजट प्रोविजन करने के लिए हमने कहा इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए, तो हिम केयर एक योजना उसमें से निकला। और आज देखिए हिम केयर योजना के अंतर्गत हमने जब से शुरू हुई है योजना, उसको लगभग 2-2.5 साल हुए उस योजना की, हिम केयर की योजना शुरू हुई। 1,75,000 से ज्यादा लोग जो है उस हिम केयर उस योजना के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट होकर के स्वस्थ होकर घर गए। इनिशिएटिव है, हमने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन योजना बनाने का रोल किसका रहा? अधिकारियों का था। उन्होंने डेवलप किया इस कॉन्सेप्ट को, और आगे बढ़ करके आज दूसरी स्टेट हमसे इस कॉन्सेप्ट को पूछ रही है। इनके इतने लंबे समय तक देश में और अपने प्रदेश में सरकारें रही, लेकिन गरीब आदमी को इलाज के लिए जब जगह जमीन गिरवी रखनी पड़ती, तो कभी किसी ने सोचा इस बात को लेकर के कि भाई उनके लिए हमको कुछ एक योजना बनानी चाहिए जिसके कारण वो बीमार आदमी हमारे पास किसी मदद करने के लिए सीएमडी फंड के लिए आएगा, वो लाइन में खड़ा होगा, उसके लिए ये सारी चीजों के लिए करेगा, तो तब तक के लिए मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है। और सीएम रिलीफ फंड से पैसा कहाँ मिलता है? तो मिलता ही बहुत कम मिलता है। तो क्या हमने कहा स्कीम बनाई है ऐसे गरीब आदमी के इलाज के, तो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया। तो ऐसी चीजें जो जमीन से आती हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि हम तो अफसर नहीं बन पाए ना, हमने कहां से सीखा? ये जमीन से सीखा, जो गांव में रह करके लोगों से मिल करके। मैं अपने क्षेत्र में कहीं गया, गांव में हमने कार्यक्रम किया। गांव के जो चौराहा होता है जहां लोग बैठते हैं, सब गांव के लोग आए, तो हमने अपने जो चीजें कहनी थी, संबोधन वगैरह होना था, वो हो गया। डिमांडें उनकी थी, वो उनका सुन लिया। तो जब कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद हम वहां से जब चलने लगे तो हमारे एक साथी था, उसने कहा कि हम 2 मिनट आप यहाँ हमारे इस परिवार में आप चलिए कमरे के अंदर, किसी ने मिलना। मैंने कहा यार हम 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों से मिल के आगे अगले कार्यक्रम के लिए लेट हो रहे, चलिए अगले नहीं, उसने जिद की। तो मैं घर में गया, अंदर गया, तो वहां मैंने एक नौजवान बच्चा
जिसका एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको डैमेज हो गई, उसके कारण चल नहीं सकता था। तो बिस्तर पर ऐसे वो बैठा था, मैंने नमस्ते की, उसने भी नमस्ते की। तो मैंने कहा बीमार है? बोलते नहीं बीमार नहीं जी, ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, चल नहीं सकते। ये आपके कार्यक्रम में आना चाह रहे थे लेकिन चल नहीं सकते थे, उठा करके ले जाना ठीक नहीं था। हमने को लगा कि इस तरह से, तो मन में एक भाव आया कि थोड़ा सा, अब वही भाव मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया मुझे अभी लगा कि जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली कि ऐसे लोगों के लिए जो जिंदा हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते, उनकी मदद करने के लिए परिवार के किसी सदस्य को हमेशा उनके करीब रहना पड़ता है। पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, कुछ भी करना है, तो वो लाचार है, बेबस है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए सोचना चाहिए, कुछ सोचने के लिए मैंने अधिकारियों को बोला, तो कहा कि पेंशन लगा देते थे। मैंने कहा पेंशन तो उनको लगी जाती है, 40% से ऊपर जिसकी डिसेबिलिटी है उसको पेंशन तो है ही है। हमने कहा उस आदमी के लिए, अपने लिए तो है ही है, लेकिन उसके पास उसको एक आदमी को लगातार 24 घंटे अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर सकता। किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिंदा है, बिस्तर पड़ा है, अनकॉन्शियस है, किसी के एक्सीडेंट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड चले गए, किसी को पैरालिसिस हो गया। तो ऐसे केसेस हमको इतने सारे मिलते हैं। हम जब गांव में जाते हैं, घूमते हैं, मन में चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो पीछे हमने बजट में हमने कहा इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो बात ध्यान में नहीं आई, तो हमने कहा एक योजना, हमको फिर मैंने ही कहा कि हमको एक तो योजना शुरू करनी चाहिए। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो जीवन भर ऐसी किसी घटना के कारण, बीमारी के कारण, ऐसी परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं। वो तो जिंदा है लेकिन जीवन उनका बिस्तर पर ही है, गुजर रहा है, उनके लिए सोचना चाहिए। तो मैंने फिर इस बात के लिए एक योजना का, मैंने कहा कोई हम सहारा उनके लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने फिर वो उस योजना को बनाने के लिए बोला। मैंने कहा जितने भी ऐसे लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में हैं, उनके लिए हमने तय किया कि 3000 रुपए हर महीने का उनके खाते में डालें, उनके अकाउंट में डालें, ताकि उनको थोड़ी जो उसकी अपनी जरूरत है, वो पेंशन के अतिरिक्त है, पेंशन उसको लगी होगी वो अतिरिक्त है, लेकिन सहारा योजना के अंतर्गत ये जो है वो ये अलग से व्यवस्था की है। तो एक योजना ऐसी कि भाई आज से पहले लंबे समय तक गवर्नमेंट, लेकिन वो सारी चीज को लेकर अच्छे काम गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई, लेकिन ऐसी चीज को, छोटी चीज है, अब उसमें जो है वो मदद करने की मंशा है, लेकिन बहुत ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन मंशा तो है ना। और आज देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास लगभग नंबर 20,000 के करीब पहुंच गया ऐसे लोग जो हिमाचल प्रदेश में जो जिंदा है, बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं। उनको हम लोग जो है 3000 रुपीज पर मंथ उनके अकाउंट में डाल रहे, ताकि उनकी अपनी जरूरत की चीज कुछ छोटी मोटी है तो उसको मदद कर सके। तो मेरे कहने का मतलब ये स्कीमें जमीन से, जब आप लोग भी जमीन से जुड़ेंगे, किसी इसके साथ जुड़ेंगे, जो जब फील्ड में जा करके, तो क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, उन सारी चीजों को सोचने के लिए जरूरत, मतलब जो होना चाहिए। और उसी तरह हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की, एक योजना की, उज्ज्वला योजना, पॉल्यूशन कम हो, गरीब परिवारों को भी गैस का चूल्हा मिल सके, और उस तरह से ये काम करना चाहिए। जंगल की लकड़ी भी बच पाएगी, जंगल के कटान भी बच पाएंगे, ऐसा करके शुरुआत की। और महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे उस दृष्टि से भी आवश्यक है। साफ सफाई, स्वच्छता का काम भी हम कर सके, उसके लिए भी अच्छा है। तो इस सारी चीज को लेकर के जब हमने इस योजना को लागू किया, तो 1,36,000 परिवार ऐसे थे जो हिमाचल प्रदेश में जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कवर हुए।
लेकिन हमने देखा कि अभी तक हमारे पास बहुत सारे परिवार जो है, क्योंकि इसमें 2011 की सेंसस बेस है इसमें पात्रता में जो है, और वो आयुष्मान भारत के लिए भी उसी तरह से। तो हमने कहा कि ये तो हमने कुछ लोगों को दे दिया, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बच गए, जिनको जो बहुत गरीब है, जो उनको भी करना चाहिए। तो हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की, और शुरुआत करने के पीछे यही थी कि हम 100% करना चाह रहे हैं हर एक आदमी के घर में गैस का चूल्हा। तो हमने 3,17,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर तक पहुंचाए, और पूरे देश में हिमाचल पहला स्टेट बना जहां एक भी परिवार आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो रजिस्टर्ड है हमारे परिवार रजिस्टर में और उसके पास गैस का चूल्हा नहीं है। तो इनिशिएटिव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने दिया कि हमको 100% करना है। जब हमने इस बात का जिक्र किया, अधिकारियों ने स्कीम बना के लाई, और आज वो स्कीम हमारी जो है वो सफल हुई। प्रधानमंत्री जी इस बात का इस 2 योजनाओं की तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जो हिमकेयर और क्या नाम ये गृहिणी सुविधा योजना। तो मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट के साथ कुछ चीजों को लेकर के जो काम करने के, जो जमीनी जो आदमी जो जमीन से सीखता है। मैं छोटी सी बात बताता हूं। अपने हम सचिवालय आते थे, मुख्यमंत्री के निवास में आते थे, लेकिन वहां पर घंटों इंतजार, क्योंकि नेता लोगों की स्वाभाविक रूप से व्यस्तता होती है। एक बार घंटों इंतजार करने के बाद बारी आती है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की खड़े होकर के सारा वो लाइन में लग करके वो कागज देना पड़ता है, सारा ये करना पड़ता है। तो मैं जब पहली बार यहाँ ओकोवर आया तो मुझे अपना वो अनुभव याद आया कि एक बार, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा कौन क्या था, लेकिन वहां किसी कागज के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में आए थे, विधायक। तो विधायक होकर के हमने देखा कि लोग खड़े हैं वहां पर हाथ में कागज लेकर के, और हमने उसमें देखा कि एक आदमी जो है वो इस पे था, वो क्रचित पर था, टांग उसकी जो है वो आधी कटी हुई थी। वो काफी देर तक उस पर खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार एक स्थिति ऐसी बन गई, वो जमीन पर बैठ गया, वहीं पर बैठ गया। अब कोई रास्ता नहीं था। बाद में मुख्यमंत्री जी निकले और मुख्यमंत्री जी ने कागज पकड़ने शुरू किए, तो उस वक्त वो आदमी वहां से खड़ा हुआ और कागज पत्र देने को मुझे ये लगा कि मुख्यमंत्री के निवास पर लोगों को खड़े होकर के लाइन में घंटों में मिलना है, बारिश के मौसम में, धूप के मौसम में, सर्दी बर्फ के मौसम में, ये तो बहुत एक ऐसी स्थिति है कि कम से कम बैठने की जगह तो होनी चाहिए। कोई आदमी, बीमार आदमी, वो कितनी देर तक खड़ा रहेगा? और ऐसी घटनाएं मैंने कम से कम को 4, 5, 6 घटनाएं मैंने ऐसी देखी हैं कि सचिवालय में कॉरिडोर से होकर के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए लाइन लगती थी, गेट से होकर के, ऐसे होकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे, और अंदर बैठक चल रही होती थी, बैठक एक बार 2 घंटे भी हो जाती थी, बैठक 3 घंटे, 3 घंटे लोग खड़े, ना टॉयलेट जाने की गुंजाइश है, ना पानी पीने की गुंजाइश है। और यहां तक हमने देखे कई घटनाएं ऐसी हुई कि आदमी खड़े जो है वो गिर गए, बेहोश हो गए। कितनी देर तक खड़ा रहेगा बीमार आदमी? कोई तो मन में भाव था कि ये सारा इसको ठीक करना चाहिए। बात कितनी तो छोटी सरल सी बात है। और जब मैं यहां इस दायित्व पर आया तो सबसे पहले मैंने वही काम किया कि कोई भी आदमी खड़े होकर के एप्लीकेशन के लिए खुले उस मैदान में ओकोवर के वहां पर जो है वो उसमें खड़ा नहीं, बैठने का अरेंजमेंट किया। लगे मुझे 2-3 महीने उसको सारी चीज को बनाने के लिए। आज ओकोवर में कोई भी आदमी आता है
तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, टॉयलेट है, पानी पीने की व्यवस्था है। कोई आदमी और इसी तरह मैंने सचिवालय में किया, वो कॉरिडोर वाली लाइन वो खत्म कर दी। नहीं तो लोग यूं ऐसे खड़े होते थे वहां पर, इतना अगर रास्ता है उसे रास्ते से खड़े होते, जगह ढूंढने लगे। सचिवालय में सब अफसर बोले थी जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा मुझे एक जगह चाहिए जहाँ 150-200 आदमी बैठ सकते हैं। मैं एक भी आदमी को खड़ा होता है यहाँ पर खड़े होकर के मैं आऊंगा, जहां वो जगह मिलेगी मैं जाकर के वहां पर मिलूंगा लोगों को। और अल्टीमेटली एक जगह मैंने देखा कि ताला लगा। मैंने कहा जो रिसेप्शन है हमारा मेन रिसेप्शन सड़क के साथ, वो रिसेप्शन के नीचे वाली मंजिल में जब मैं गया तो मैंने कहा ये क्या है? बोलते जी ये यहाँ जिम है। मैंने कहा खोलिए इसको, तो अंदर देखा जिम है, तो उसको मतलब जंग लगी हुई है। कुछ जगह ताश के पत्ते पड़े हुए हैं, सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कौन आता है इस जिम में? बोलते जी तो सचिवालय के लिए, सचिवालय के लोगों के लिए। मैंने उसी वक्त आदेश किए इसको साफ करिए, क्लीन करिए, इसको तैयार करिए, और यहाँ जो पब्लिक से मिलने का कार्यक्रम, जो लोग मिलने आएंगे उन लोगों के लिए टॉयलेट बनाइए, पीने का पानी की व्यवस्था करिए यहाँ पर। और उसके बाद जब तक लोग, चाहे मुझे 2 घंटे हो 3 घंटे, कोई आदमी खड़ा नहीं होगा यहाँ गली में, वो यहाँ पर बैठाइए उनको नीचे, और बैठा करके जब मुझे उनको मिलना होगा तो मैं आऊंगा, वहीं पर मिलूंगा। आज एक भी आदमी जो है, अब ठीक है कि कई बार थोड़े 10-15 आदमी होते हैं तो उनको हम ठीक है ऊपर भी मिल लेते हैं, लेकिन वहां एक व्यवस्था कर दी हमने हमेशा के लिए कि मुख्यमंत्री जाएंगे वहां पर बैठेंगे, अच्छी व्यवस्था की। ठीक व्यवस्था, अलग से बात करनी, उसके लिए कैबिन बनाया। आप कल्पना करिए कि आज से पहले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने बहुत बड़े काम किए, हमसे बहुत ज्यादा काम, लेकिन कहां ये मानवीय दृष्टिकोण कहां छूट गया होगा उनसे, जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये होने चाहिए थे। आज अभी तक अब कोई भी इस तरह की गुंजाइश नहीं इस तरह से देखी हमने कि जो भी आदमी, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं खड़ा होगा, जो भी आएंगे नीचे बैठेंगे, और बैठ करके जब मैं पता करता हूं, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया, जब मुझे मालूम पड़ जाता है कि इतने लोग वहां पर हो गए, और जब मालूम हो जाता है कि 50 लोग 100 लोग हो गए, हम अपनी कुर्सी से उठते हैं, नीचे जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, आराम से वो लोग कागज पत्र देते हैं, चाहे बीमार हो, चाहे कोई हैंडीकैप्ड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको वहां बैठ करके उनकी समस्या को सुनते। इस तरह से विधानसभा की हमने, यानी कि 3 जगह विधानसभा में आपने देखा कि उस कॉरिडोर में कितना सारा ये होता था आदमी। और यहाँ एक रिवाज अलग है, हालांकि दूसरी स्टेट में हमने देखा कि विधानसभा के दिनों में कोई आदमी मिलने नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे एक रिवाज डाल रखा है कि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री सब वहां पर मिलेंगे, तो सभी लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। तो वहां पर भी उस तरह से मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट बहुत छोटा, बात बहुत छोटी है, लेकिन इट मेक्स डिफरेंस, इसका एक बहुत बड़ा असर होता है। और उसमें ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव से बहुत कुछ किया जाता है। तो जो विवेकानंद ने कहा कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स योरसेल्फ, यू कैन रिमेंबर यू कैन डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। जरूरी नहीं कि बड़े काम भी जो है वो करने होते, छोटे काम से भी जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें आपकी एक जो है वो एक रिफ्लेक्शन आपकी उसमें जो है कि भाव आपका जो है व्यक्त होता है। मैं इन बातों को मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए जितनी भी स्कीम्स हमारी बनी है, हमारे जो एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आप लोगों को तो ब्यूरोक्रेट के नाम से जाना जाएगा ना, तो उसमें एक भाव जमीन से जुड़े होने का हमेशा रहना है। व्यावहारिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर क्या है, जमीनी स्तर पर चीज की जरूरत क्या है, कैसे उस अनुभव के साथ आप उसको जो है स्कीम का पार्ट बना सकते हैं। मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो व्यवहारिक चीजें बहुत छोटी होती है, वो जमीन से जुड़ी होती है, वो सीखी भी जमीन से ही जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
नहीं तो ये होता कि हम अफसर हैं, हम नेता हैं, हम तो बस ये करेंगे, बड़ा काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो सारी चीजें एक पार्ट है, बड़ी चीजें भी करो, बड़ा इवेंट भी करो, बड़ा कार्यक्रम भी करो, लेकिन जमीनी स्तर पर चीजों को लेकर के अभी मैं एक दिन में जा रहा था, मैं जोगेंद्र नगर जा रहा था, एक जगह आप लोगों को अखबार में भी खबर आई, सोशल मीडिया में भी बड़ी ट्रोल होती थी कि नेशनल हाईवे पर हम जा रहे तो एक महिला, बुजुर्ग महिला हाथ में एक हार लेकर के खड़ी थी। तो पहले तो मुझे लगा कि यार एक आदमी के लिए खड़ा होना संभव नहीं होता, मुख्यमंत्री का एक तो कार्केट जब होता है तो एकदम गाड़ी रोकना, उसमें कई बार एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी रहती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो लेडी बिल्कुल आगे आ गई, बिल्कुल आधी सड़क तक आ गई नेशनल हाईवे पर। मुझे लगा कि जरूर इसके कोई परेशानी होगी, तो मैंने गाड़ी रोकी और रोकने के साथ फिर वो लेडी बिल्कुल करीब आई तो मैंने पूछा, उसने वो हार मेरे हाथ में दिया और कहा कि आप मेरे घर चलो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत सा अजीब, बड़ा अजीब से लगा। मैं कहा माता जी आप यही बता दो। नहीं आप गाड़ी से उतरो। उसने खिड़की पकड़ ली और कहा कि आप उतरो, और उतरा मैं। आखिरकार घर साथ ही था, सड़क के साथ ही था। और जब घर साथ था तो वहां पर मैं गया तो वहां जाकर के बताया कि ये मेरा बेटा है, 22 वर्ष से ये कॉमन है, 22 साल से पति थे, वो अब दुनिया में नहीं है। दूसरा बेटा वो अलग रहता है, ना हमारे पास आता है, ना बात करता, ना हालचाल पूछता है। मैं 22 वर्ष से इसकी सेवा कर रहा हूं। और जब वहां पर देखे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और उसकी हालत, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के कारण जो है उसको जो बाजू भी चले गए, क्योंकि वो सर्वाइकल रीजन में कहीं इंजरी थी, और उस रीजन में इंजरी होने के लिए कारण जो है क्या बोलते हैं उसमें, क्वाड्रिप्लेजिक बोलते हैं। हाँ वो यानी कि हाथ बाजू कुछ भी नहीं चलता, और लेकिन जिंदा है। माँ उसकी 22 साल से सेवा कर रही है, और बेड सोर हो गए और बहुत बुरी हालत में, ऐसी स्थिति में था। तो वहां जब हमने देखा तो मैंने अधिकारी के साथ थे, मैंने पूछा, मैंने कहा कि इसको सहारा योजना के अंतर्गत लाया, लेकिन माँ जा नहीं सकती थी, सारी उसको छोड़ करके जाने की सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने या हमारे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने कभी भी किसी भी तरह से ये कोशिश नहीं की कि भी ऐसी भी सरकार की योजना है। तो हमने फिर उसके लिए चलो रिलीफ से जो मदद करनी थी, दूसरे दिन हमने टीम भी भेजी, उसको जो है उसमें सहारा योजना के अंतर्गत जो है वो भी किया। अब उसमें सांस के लिए उसकी ट्रैकियोस्टमी हुई थी, वहां से नली लगी हुई थी उसमें सांस, तो फिर भी लेकिन सिर्फ माँ अपना जो फर्ज निभा रही थी, माँ क्या होती है, तो वो उस दिन देखने को मिला हमको। बहुत ज्यादा बहुत कैसा इमोशनल एक मोमेंट था। तो मैं ऐसी चीजों का मैं कह रहा हूँ कि उसमें जब मदद करने की जो बात होती है, तो उसमें वे और जहां से भी निकलता है, जिस तरह से निकलता है, वो करना चाहिए। तो वो सारी चीजें तब मिलेंगी जब आप जमीनी स्तर पर, एक तो थोड़ा फील्ड का जो एक्सपोजर जो अधिकारियों का एक कम हो गया थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा बहुत ज्यादा बढ़ाने में आप लोग तो जाएंगे। पहले एक जमाने में हम देखते थे कि डिप्टी कमिश्नर टूर पे जाते थे, पैदल जाते थे, सड़कें नहीं होती थी, कोई भी टूर पे जाते थे। लेकिन अभी कम हो गया, टूरिंग बहुत कम, ऑफिसर्स भी हो गए। और टूरिंग कम होने की वजह से क्या है कि जो फील्ड का एक्सपोजर जो है, जो जमीनी हकीकत, उसको नहीं आप समझ पाते, नहीं उसको समझने में कठिनाई है। और आप लोगों की पोस्टिंग तो क्या इस तरह की होगी, जो PDO होंगे, तहसीलदार होंगे, उनको तो गांव जाना ही है, SDM है उनको भी जाना है। लेकिन फील्ड से जो सीखने को मिलता है उसको आप, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जाकर के जो है काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और उसमें सीखने की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बातें आपके बीच में कह सकता हूँ। तो मेरी बातें मुझे लगता है कि और दिशा में चली गई, मुझे
सहज रूप से बातें जो मुझे मन में अपने लगी आपके साथ शेयर करने के लिए। बाकी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके यहाँ पर 19 नवनियुक्त है ना, जो जिनकी नई ये सेक्शन की जो अधिकारी हैं, और उसमें से उसमें 8 दिन का फाउंडेशन कोर्स आपका ये 8 सप्ताह का फाउंडेशन कोर्स है। ये आपका 1 जुलाई से शुरू हुआ था 28 अगस्त तक, यानी कि आपका ये 3 दिन के बाद ये पूरा हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और 3 दिन के बाद आप अफसर बन करके जाएंगे। जी प्रोफेशनल कोर्स, हाँ जी, फिर फील्ड की पोस्टिंग होगी। हाँ, जब भी उसके बाद जब फील्ड की पोस्टिंग होगी तो फिर अफसर ही होता है। कई बार ये चीज दिमाग में बहुत चढ़ जाती है कि हम अफसर हैं। इस भाव को मत आने दीजिए, और ये भाव जो है ये आ ही जाता कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह पर आ जाता है। आखिरकार आदमी है, मनुष्य है। हम नेताओं की भी हालत ऐसी है, नेता बन गया तो कई बार हो जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है ये भाव कम अगर दिमाग पे आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसमें आपको ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा एक अवसर होगा। तो उसके लिए आप सब लोग जो है वो उस भाव के साथ कि हम काम करने के लिए हैं, हम समाज के लिए जो है वो उसकी सेवा करने के लिए हैं, हम सरकार की योजनाओं नीतियों को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं, हम बहुत बेहतर ढंग से बाकी लोगों के बजाय जो है बाकी लोगों की तुलना में हम बेहतर ढंग से लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो उसके जो भी माध्यम हैं उन माध्यमों का आप लोग उपयोग करें, यही मुझे आप सबके बीच में आपके यहाँ पर इसमें कहना है। मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य हो, और यही नहीं आप और आगे बढ़ें, जहाँ जहाँ आप पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचिए, और एक अच्छे भाव के साथ जो है प्रदेश के लिए अपनी सेवाएं देने के साथ साथ में अपना भी नाम रोशन करिए, अपने परिवार का भी, और प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आप सबको जो आप सबका इसमें सिलेक्शन हुआ है और काफी मेहनत के दौर में से गुजरे हम लोग, सरल नहीं होता। कितने बच्चे अपेयर होते हैं? 50,000 में से 9 बच्चे। हाँ, तो बहुत मुश्किल काम होता है, और ये आपने काम जो हासिल किया है ये अपनी मेहनत से किया है, अपने परिश्रम से किया है, अपने पेरेंट्स की प्रेरणा से लिया है, टीचर्स की प्रेरणा से लिया है और किया है। तो स्वाभाविक रूप से आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको सफलता हासिल की। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत करीब पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ये मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो जो मैक्सिमम आपको लाभ लेना चाहिए, और ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा, अपने परिवार में भी हम देखते हैं, जब ये कंपटीशन के इस दौर में से गुजरना होता है तो बच्चे किस प्रकार से परेशानी के दौर में से गुजरते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, रात को जागते जागते जो है वो सारा वो गुजरती हैं रहते हैं। तो ऐसे दौर में से आप सब लोग गुजरे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके साथ इंटरेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा।